गुड मॉर्निंग एवरीवन। पवन, अनीता, सूरज, सपना, सभी को गुड मॉर्निंग। और क्लास को कनेक्ट करने में टाइम लग गया। एक तो पहले तो आप भारत को आज़ाद करने के मोर्चे पे निकल गए, और अब जो है फिर वो सारी क्लासेस कनेक्ट करनी पड़ी। दूसरा स्टूडियो चेंज किया। सुबह पता नहीं आप लोगों ने इतना जोश दिलाया राजवीर सर को कि ये बोर्ड जो है ये भी बंद हो गया। तो वो सब जो चीज़ें हैं उनके कारण देरी से कनेक्ट हो पाए, बट कोई बात नहीं। 11 बजे तक ही क्लास लेना, ओनली क्लास से। अच्छा, रिवीजन करना, टेस्ट वेस्ट 11:30 तक तो लेने दो। ऐसे क्या कर रहे हो? मतलब भारत आजाद करने के लिए तो आप पूरे जोश के साथ लगे हुए थे, और अब इंडियन ज्योग्राफी वाला जो पार्ट अपने स्टार्ट करना उसके लिए कोई जोश ही नहीं है। चलो, मैं जानती हूँ आपके पेपर है, टेस्ट है और हिंदी की क्लास भी है, तो मैं छोड़ दूंगी टाइम से, बट एटलीस्ट अभी तो ध्यान दे दो। तो कल जो हमने वाटरवेज वगैरह किए थे उन्हीं चीज़ों को देख लेते हैं, जल्दी से रिवाइज करेंगे, और रिवाइज के बाद फिर रिवीजन के बाद हम देखेंगे आगे अन्य चीज़ें। तो ये कल हमने विश्व के विभिन्न वाटरवेज देखे थे। ये एटलस का ही आपका पिक्चर है, और इसमें ये एनसीईआरटी का पिक्चर है। और ये हमने देखा कि विश्व का सबसे बड़ा जो जलमार्ग है वो कौन सा है? नॉर्थ अटलांटिक वाटरवे, जो सबसे ज़्यादा बिजी रहता है। 1/4 1/4 जो है वर्ल्ड की ट्रेडिंग वो यहीं से होती है। फिर उसके बाद हमने देखा भूमध्य सागर और हिंद महासागर वाला जलमार्ग। भूमध्य सागर और हिंद महासागर वाले जलमार्ग को अगर देखें तो पहले इंडियन ओशन से जब यूरोप की तरफ जाना पड़ता था तो बहुत लंबे रास्ते से जाना पड़ता था, केप ऑफ गुड होप से। और केप ऑफ गुड होप से जब जाते थे तो काफी लंबा था रास्ता। अब भूमध्य सागर को हिंद महासागर और यूरोप की तरफ जोड़ने वाला जो रास्ता है वो छोटा हो गया। किसके कारण? स्वेज नहर के कारण। तो ये आपको ध्यान रखना है। और कितने किलोमीटर दूरी कम हुई है वो थोड़ा सा ध्यान रखना। ये किलोमीटर जो दूरी कम हुई है ये हर जगह अलग अलग दे रखी होती है, बट एनसीईआरटी में ये लिखा है, इसलिए आप इसको फॉलो कर सकते हो। फिर उसके बाद ये हमने स्वेज नहर वाला मार्ग देखा ही था। उत्तम आशा अंतरीप वाला मार्ग या केप ऑफ गुड होप वाला जो रास्ता है वो बेसिकली कनेक्ट करता है अफ्रीका वाले पार्ट को और साउथ अमेरिका वाले पार्ट को, और साउथ अमेरिका वाले पार्ट को थोड़ा बहुत ये यूरोप से, वेस्टर्न यूरोप से भी जोड़ता है। ये वाला जो मार्ग है ये ज़्यादा बिजी नहीं रहता, क्योंकि दोनों तरफ जो कंट्रीज हैं या कॉन्टिनेंट्स हैं उनका डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हुआ, और साउथ अमेरिका जैसे देश में तो पॉपुलेशन भी बहुत कम है। प्लस ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका वाला जो पार्ट है ये दोनों डेवलप्ड है, पर इन दोनों के बीच में सिमिलर प्रोडक्ट्स बनते हैं, समान सी वस्तुएं बनती है, इसलिए ये आदान प्रदान एक दूसरे से नहीं करते। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इस एरिया में कम होता है, तो ये ज़्यादा बिजी रूट नहीं है। फिर हमने ये तो देख ही लिया उत्तम आशा। फिर हमने देखा पैसिफिक ओशन का, नदर्न पैसिफिक ओशन और सदर्न पैसिफिक ओशन का रूट। उत्तरी प्रशांत महासागर का रूट यहाँ जोड़ता है नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट को एशिया के ईस्टर्न पार्ट से। इंपॉर्टेंट पोर्ट्स आपको ध्यान होने चाहिए। यहाँ पे जो व्यापारिक मार्ग जाते हैं वो सभी व्यापारिक मार्ग आके मिलते हैं होनोलुलु में, जो हवाई द्वीप का पार्ट है। तो होनोलुलु यहाँ पैसिफिक ओशन का मिडवे कहलाता है। और दूसरा जो मार्ग है दक्षिणी प्रशांत महासागर वाला मार्ग, वो ऑस्ट्रेलिया को कनेक्ट करता है यहाँ नॉर्थ अमेरिका से, और ऑस्ट्रेलिया से हम पूर्वी एशिया तक भी जा सकते हैं, और ऑस्ट्रेलिया से पनामा नहर को क्रॉस करते हुए पश्चिमी यूरोप तक भी जाया जा सकता है। तो ये वाला जलमार्ग जो है इसमें भी होनोलुलु एक मेजर पोर्ट है, क्योंकि यहीं पर सारे रास्ते आकर कनेक्ट होते हैं। जो शिप्स होते हैं, जहाज, वो रिफ्यूलिंग वगैरह होनोलुलु से ही करते हैं। तो मेजर पोर्ट्स आपको ध्यान होने चाहिए। फिर जो हमने दक्षिणी प्रशांत महासागर ये रूट देख लिया। स्वेज नहर हमने देखी, पनामा नहर हमने देखी, और अच्छा, स्वेज और पनामा नहर जो देखी उसके बाद आपने कल नोट डाउन किया होगा, मैंने आपको बोला था कि जो करंट में चल रहा था एवरग्रीन, और वो उस शिप का नाम वगैरह देख लेना क्योंकि वो करंट में था, तो शिप का नाम जरूर देखना। और एक चीज और हम देख लेते हैं, ये जो स्वेज नहर है इसके बीचों बीच एक झील है जिसका नाम है ग्रेट बिटर लेक। तो इस लेक का नाम अभी न्यूज में काफी उछल रहा था, इसीलिए इस लेक का नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो स्वेज नहर में ऊपर है पोर्ट साइड, नीचे है पोर्ट स्वेज। ये क्या हो रहा है? चमत्कारी शक्तियों से गायब हो रहा है टेक्स्ट। और बीच में जो है यहाँ पर एक नहर है, ये बीच में नहर के एक झील है, और इस नहर के बीच में जो झील है उस झील का नाम क्या है? ग्रेट बिटर झील। ये न्यूज में क्यों थी? क्योंकि अभी जो एवर गिवन नाम का जो शिप है, जहाज जो यहाँ आकर अटका था, वो जहाज जब यहाँ अटक गया इस एरिया में तो काफी दिनों तक अटका रहा, लगभग 6 दिन और 7 घंटों तक। 6 दिन और
7 घंटों तक ये यहाँ पर वो जहाज फंसा रहा और बाद में फिर उसको बड़ी मुशक्कत करके निकाला गया। और इजिप्ट जिसके कंट्रोल में ये स्वेज नहर है, इजिप्ट में काफ़ी बड़ा जो है जुर्माना इस पे लगाया जहाज पे, कि उनमें टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी थी, उनका जहाज जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी रही होंगी, ह्यूमन एरर भी रहा होगा, जिसकी वजह से ये रोड ये जो नहर है ये ब्लॉक हो गई और काफ़ी सारे शिप्स जो है उनको वेट करना पड़ा। आर्थिक दृष्टि से बहुत नुकसान हुआ, इसीलिए उस शिप के ऊपर, उस शिप को जो कंपनी ऑपरेट कर रही थी उसके ऊपर एक केस लगाया गया। और उस केस के चलते इजिप्ट गवर्नमेंट ने ये बोला कि जब तक ये केस का कोई फैसला नहीं आता तब तक वो जहाज इसी झील में हम रोक कर रखेंगे। तो काफी लंबे समय तक, मार्च में ये अटका था जहाज और उसके बाद अप्रैल, मई, जून तक 3 महीनों तक वो जहाज इसी झील में रुका रहा, क्योंकि उसको उसके ऊपर लीगल लाइबिलिटीज थी, तो उस शिप को वहां से जाने नहीं दिया, उसको वहीं झील में ही रोक कर रखा। और अब जो है, अब जुलाई में आते आते धीरे इसका फैसला आया है और जो भी जुर्माना वगैरह पेमेंट करना, उसके बाद वो शिप को अब छोड़ा गया है। तो कुल मिलाकर काफी लंबे समय तक इस झील के अंदर, जो स्वेज नहर के बीच, बिल्कुल बीच वाले पार्ट में पड़ती है, इस झील में वो एवर गिवन जो जहाज है उसको रोक कर रखा गया, इसलिए इस झील का नाम पूछ सकते हैं। तो इस झील का नाम लिख लीजिए, स्वेज नहर जहां लिखा था आपने उसी में लिख लीजिए। इस नहर के मध्य भाग में ग्रेट बिटर झील स्थित है। इस नहर के मध्य भाग में ग्रेट बिटर झील स्थित है। Great Bitter Lake is located in the central part of this lake. Great Bitter Lake is located in the central part of this ठीक है, चलिए ये आपने देख ही लिया। अब हम बात करते हैं जो हमारे जलमार्ग वगैरह, उसमें कुछ एक मेजर पोर्ट्स के हम नाम देख लेते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तेल बंदरगाह है, निम्नलिखित में से कौन सा रिफाइनरी पोर्ट है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाए, या ये पूछ लिया जाए नेवी पोर्ट कौन से हैं, तो वो आपको ध्यान होने चाहिए। तो एनसीईआरटी में जो मेजर इस तरह के पोर्ट्स दे रखे हैं उनके नाम अभी देखेंगे हम। तो देखिए, पोर्ट्स को, बंदरगाहों को अलग अलग तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं, बट वर्गीकरण आपके मेंस प्री में नहीं आएगा, बट स्टिल हम कुछ एग्जाम्पल्स जरूर देखेंगे ताकि कोई प्री में क्वेश्चन आया आप डील कर सके। तो देखिए, अगर हम स्थिति के आधार पर देखें, लोकेशन के बेसिस पर, तो 2 तरह के पोर्ट्स होते हैं लोकेशन के बेसिस पर। एक तो होते हैं अंतर्देशीय पत्तन और एक बाहरी पत्तन। इनको कह सकते हैं इनलैंड पोर्ट्स और आउट पोर्ट्स। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस इतना है कि मान लीजिए ये कोई कोस्टल रीजन है, तटवर्ती क्षेत्र, और ये इसके आसपास समुद्र है, ये समुद्र है, और यहाँ पर कोई नदी वदी आती है, ठीक है, ये नदी है, नदी मान लो, नहर मान लो, कुछ भी मान लो इसको, और इस समुद्र में एक छोटा कोई आगे मान लीजिए यहाँ कोई आइलैंड है, द्वीप। तो अब आंतरिक पत्तन और बाहरी पत्तन किसको कहा जाता है? तो देखिए, बाहरी पत्तन तो उसको कहते हैं जो मुख्य तटवर्ती सीमा से काफी दूर हो, समुद्र की गहराई में। जैसे इस द्वीप के ऊपर अगर कोई पोर्ट होता, इस आइलैंड के ऊपर कोई बंदरगाह होता जो कि मेनलैंड से थोड़ा दूर है, तो उसको हम मानते बाहरी पत्तन। और मान लीजिए कोई ऐसा पत्तन या ऐसा पोर्ट जो कि थोड़ा अंदर की तरफ हो, जैसे नदी के किनारे पर स्थित है, तो ये अंदर की तरफ है और नदी के माध्यम से समुद्र से जुड़ा है, डायरेक्ट समुद्र से नहीं जुड़ा, नदी या नहर के माध्यम से समुद्र से जुड़ा है, तो ऐसे पत्तन को कहते हैं आंतरिक पत्तन। अब आंतरिक पत्तन और बाहरी पत्तन में, बाहरी पत्तन क्यों बनाया जाता है? तो देखिए, बहुत तटवर्ती क्षेत्र जो होता है, कोस्टल रीजन, वहां पे समुद्र की गहराई बहुत ज्यादा नहीं होती, क्योंकि जैसे जैसे लैंड आती है वैसे वैसे गहराई कम हो जाती है पानी की, और इसीलिए जो बड़े बड़े शिप्स आते हैं उनका नीचे से भी तल बहुत बड़ा होता है, और नीचे वाले तल को आगे बढ़ने के लिए बहुत गहराई चाहिए समुद्र की। तो बहुत बड़े जो कंटेनर शिप्स आते हैं वो ज्यादा आगे तक तटवर्ती क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि तटवर्ती क्षेत्र में, कोस्टल रीजन में उनको वो गहराई नहीं मिलती। तो उस स्थिति में बड़े बड़े जहाज जो होते हैं, जो काफी गहराई तक भी होते हैं, वो बड़े बड़े जहाज ऐसे बीच में ही बाहरी जो पत्तन होते हैं उन पर अपना सामान उतार देते हैं, और फिर यहाँ से, इस बाहरी पत्तन से छोटे छोटे जहाजों के माध्यम से वो सामान तटवर्ती क्षेत्र तक पहुंचाया जाता है। आंतरिक पत्तन जो होते हैं किसी नदी आदि के किनारे होते हैं, तो यहाँ से कोई सामान वगैरह अगर इस पोर्ट से एक्सपोर्ट के लिए भेजा जाएगा तो छोटी शिप्स के माध्यम से वो भेजा जाएगा समुद्र तक, और फिर आगे जो है ये समुद्र के रास्ते से और आगे जहाँ पे भी भेजना है। तो आंतरिक और बाहरी पत्तन में ये बेसिक डिफरेंस है जो नाम से भी पता चलता है।
इनलैंड पोर्ट्स और आउटपोर्ट्स में ये डिफरेंस है। तो डेफिनेशन आपको बिल्कुल भी लिखने की जरूरत नहीं, आपको समझ में आ गया तो उसमें कुछ नहीं लिखना है। अब इसके एग्जाम्पल्स आपसे हो सकता है प्री में पूछ लें, तो एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो देखिए अंतरदेशीय या इनलैंड जो पोर्ट्स होते हैं उसके एग्जाम्पल हैं मैनचेस्टर, मानचेस्टर नहीं, मैनचेस्टर। मैनचेस्टर जो एक नहर के माध्यम से जुड़ा हुआ है महासागर से या सागर से। मेम्फिस नाम का एक बंदरगाह है जो मिसिसिपी नदी पर स्थित है। राइन के ऊपर जो है कई सारे पोर्ट्स हैं जैसे मैनहिम, डुसलडोफ, ड्यूसबर्ग और कोलकाता और हुगली जो है। कोलकाता बंदरगाह जो है वो हुगली नदी पर है, थोड़ा अंदर की तरफ है, बिल्कुल कोस्ट पे नहीं है। हल्दिया वाला तो फिर भी हम कोस्ट पे मान सकते हैं, बट कोलकाता वाला थोड़ा सा अंदर है। तो ये सारे उदाहरण आंतरिक बंदरगाहों के उदाहरण हैं। बाहरी बंदरगाह जो है उनके उदाहरण में देखिए, एथेंस का बाहरी पत्तन जो है उसका नाम है पिरेयस। तो ये सीधा कोई प्री में क्वेश्चन आ जाए, और क्यों आने के चांसेस हैं, क्योंकि ये पूरा टेक्स्ट जो है ये एनसीईआरटी का, तो एनसीईआरटी में अगर दे रखा है तो आपके वो आने के चांसेस हैं। तो अब जो है इसके बारे में हम लिख लेते हैं। तो स्थिति के आधार पर पत्तन, पोर्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, स्थिति के आधार पर पत्तन, पोर्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, बेसिस ऑफ लोकेशन। सबसे पहले लिखिए अंतर्देशीय लिख लीजिए या आंतरिक पत्तन लिख लीजिए। आंतरिक पत्तन या अंतर्देशीय पत्तन। इनलैंड पोर्ट्स, इनलैंड पोर्ट्स। डेफिनेशन लिखने की जरूरत थोड़ी है, फिर भी लिखना चाहे तो लिख लीजिए। समुद्री तट से दूर स्थित बंदरगाह, समुद्री तट से दूर स्थित बंदरगाह। पोर्ट्स लोकेटेड अवे फ्रॉम द सी कोस्ट, पोर्ट्स लोकेटेड अवे फ्रॉम द सी कोस्ट। स्थित बंदरगाह जो नदी या नहर के माध्यम से समुद्र से जुड़े होते हैं, जो नदी या नहर के माध्यम से समुद्र से जुड़े होते हैं। विच आर लिंक्ड टू सी थ्रू अ रिवर और कैनाल, विच आर लिंक्ड टू सी थ्रू अ रिवर और कैनाल। अब उदाहरण लिखिए, उदाहरण एग्जाम्पल, उसमें लिखिए मैनचेस्टर, ये मैनचेस्टर है, मानचेस्टर नहीं, मैनचेस्टर एक नहर से जुड़ा है, मैनचेस्टर एक नहर से जुड़ा है। मैनचेस्टर इज कनेक्टेड, मैनचेस्टर इज कनेक्टेड विद अ कैनाल, विद अ कैनाल। फिर उसके बाद लिखिए मैमफिश, ये मैमफिश है, मैनफिश नहीं, मैमफिश, मैमफिश। मैमफिश मिसिसिपी नदी पर स्थित है, मैमफिश मिसिसिपी नदी पर स्थित है। मैमफिश इज लोकेटेड ऑन मिसिसिपी रिवर, Memphis is located on, Memphis is located on Mississippi River, Mississippi River। फिर लिखिए राइन नदी के किनारे बहुत से बंदरगाह हैं, राइन नदी के किनारे बहुत से बंदरगाह हैं। राइन हैज सेवरल पोर्ट्स, राइन हैज सेवरल पोर्ट्स। राइन नदी के किनारे बहुत से बंदरगाह हैं। अब उनके नाम लिखिए, जैसे मैनहीम, जैसे मैनहीम, बोर्ड पे लिखा है मैनहीम, सच एज मैनहीम, मैनहीम, जैसे मैनहीम। फिर डुसलडॉफ, ये बाद में एटलस में देखना, आपको सब मिल जाएंगे। डुसलडॉफ, डुसलडॉफ, मैमहिम, मैमहिम, मैनहिम, डुसलडॉफ, यहाँ लिखा हुआ इंग्लिश में डुसलडॉफ। और ड्यूसबर्ग, ड्यूसबर्ग, डुसलडॉफ, ड्यूसबर्ग।
यस देव होगा इंक्लूडेड। ड्यूसबर्ग। फिर लिखें कोलकाता हुगली नदी पर स्थित है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित है। कोलकाता इज लोकेटेड ऑन द हुगली रिवर। कोलकाता इज लोकेटेड ऑन द हुगली रिवर। हुगली रिवर, हुगली रिवर पर स्थित है। अब दूसरा लिखिए बाहरी पत्तन। बाहरी लिख सकते हो या बाह्य पत्तन लिख सकते हो, एक ही बात है। बाहरी पत्तन, बाहरी पत्तन। बाहरी पत्तन में लिखें ये गहरे जल के पत्तन हैं। ये गहरे जल के पत्तन हैं। These are deep water ports. These are deep water ports. Deep water ports. फिर उसके बाद लिखिए जो वास्तविक पत्तन से दूर बने होते हैं, मतलब तट पे जो पत्तन होता है उससे दूर होते हैं। जो वास्तविक पत्तन से दूर बने होते हैं, वास्तविक पत्तन से दूर होते हैं। Which are located away from the actual port. Which are located away from the actual ports. अब उदाहरण लिखिए। उदाहरण एथेंस का बाहरी पत्तन पिरेयस है। एथेंस का बाहरी पत्तन पिरेयस है। फॉर एग्जाम्पल एथेंस एंड इट्स आउटपोर्ट पिरेयस इन ग्रीस। ये ग्रीस के हैं दोनों ही। एथेंस एंड इट्स आउटपोर्ट पिरेयस इन ग्रीस। एथेंस का बाहरी पत्तन पिरेयस। चलिए अब ये लिख लिए। अब हम दूसरे तरीके से बंदरगाह देखेंगे। विशिष्टकृत मतलब जो कार्य करते हैं बंदरगाह, उसके आधार पर उनके प्रकार। विशिष्टकृत कार्यकलापों के आधार पर पत्तनों के प्रकार, मतलब कार्य के आधार पर पत्तन के प्रकार। टाइप्स ऑफ पोर्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। बीकानेर में अर्थक्वेक आया, ओके। और रिचा पूछ रहे हैं कैपिटल्स लर्न करनी है क्या वर्ल्ड की। तो देखो बहुत सारी कैपिटल्स हैं वर्ल्ड की, सारी हमें याद नहीं हो सकती, बट कुछ इंपॉर्टेंट कैपिटल्स हैं जिनमें कोई मीटिंग हुई हो अभी रिसेंटली, सीओपी हुई हो, ऐसी कोई चीज हो तो वो आपको याद रखनी है। जैसे पेरिस में, पेरिस क्या है इसकी, पेरू की कैपिटल लीमा। लीमा में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो लीमा को तो एटलीस्ट याद होना चाहिए आपको। मेजर जो कंट्रीज है जैसे ब्राजील की पता होनी चाहिए, यूएस, कनाडा, ये मेन मेन जो कंट्रीज है इनका थोड़ा आपको ध्यान होना चाहिए। बाकी हर कोई हम लर्न नहीं कर सकते। और शुक्र है अभी कोरोना काल है, कोई फॉरेन विजिट नहीं हो रही है हमारे पीएम की और हमारे जो भी दूसरे राजनेता है, और ये लोग अगर फॉरेन विजिट करते हैं तो वो चीज हमारे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो स्थान से रिलेटेड क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो इसीलिए सारे देखो, किसी को भी सारे कैपिटल्स तो याद हो नहीं सकते, कोई कर सकता है तो अच्छी बात है, बाकी लोग जो है मेन मेन जो कैपिटल्स है वो याद कर ले। चलिए अब हम विशिष्टता के आधार पर देखते हैं कि कैसे वो कार्य करती है, उस बेसिस पर प्रकार। तो एक तो होते हैं तेल पत्तन, ये तेल लिखा है, तेल पत्तन। तेल पत्तन का मतलब ऐसे पोर्ट्स जहां से तेल का निर्यात किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है, वो पोर्ट्स। अब जो निर्यात किया जाता है उसमें दो तरह के पोर्ट्स हो सकते हैं, या तो टैंकर पोर्ट्स जहां से बड़े बड़े टैंकर्स भर के और शिप में भेजे जाते हैं, आगे एक्सपोर्ट किए जाते हैं, या फिर हो सकते हैं रिफाइनरी पोर्ट्स। रिफाइनरी पोर्ट्स का मतलब है ऐसे पोर्ट्स जहां पर बिल्कुल तट पर ही बंदरगाह के पास ही रिफाइनरी हो, रिफाइनरी से जो भी प्रोडक्ट्स मिलते हो उनको एक्सपोर्ट किया जाता हो। तो रिफाइनरी पोर्ट्स और टैंकर पोर्ट्स आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो तेल पत्तन या ऑयल पोर्ट्स में टैंकर जो पोर्ट्स हैं, टैंकर जो बंदरगाह हैं, वो है वेनेजुएला में माराकाइबो, ट्यूनीशिया में एस्कीरा, लेबनान में त्रिपोली, और फारस की खाड़ी जो है गल्फ ऑफ पर्शिया, उसमें अबादान जो है वो एक तेल शोधन पत्तन है, मतलब ऑयल रिफाइनरी वाला पत्तन है, रिफाइनरी। तो ये सीधे सीधे एग्जाम्पल्स हैं, ये सीधे आ सकते हैं एग्जाम में, तो आपको ये याद रखने हैं। तो इसमें सबसे पहले तेल पत्तन लिखिए, ऑयल पोर्ट्स, ऑयल पोर्ट्स।
हाँ ऋषि, सही याद दिलाया, मैं बता दूंगी आपको। 36 तप्त स्थल आज तो मैं नहीं लाई पीपीटी में, पेन ड्राइव में, कल ले आऊंगी, बता दूंगी, ठीक है। तो तेल पत्तन में लिखिए टैंकर पोर्ट्स, टैंकर पोर्ट्स, टैंकर पोर्ट्स, और टैंकर पोर्ट्स में ये लिखिए उदाहरण। हाँ त्रिपोली वाला सही कह रहे हो सुरेंद्र, अभी कराते हैं, पहले ये लिखो। तेल पतन में वेनेजुएला में मराकाइबो, मराकाइबो, और वेनेजुएला में मराकाइबो, ट्यूनीशिया में एस्कीरा, ट्यूनीशिया में एस्कीरा, एस्कीरा, और ये लीबिया में, लीबिया में त्रिपोली, त्रिपोली इन लीबिया, ट्यूनीशिया वेनेजुएला, ठीक है। तो ये आपने लिख लिया। अब लिखिए ये तेल शोधन या रिफाइनरी पोर्ट्स, रिफाइनरी पोर्ट अबादान, रिफाइनरी पोर्ट अबादान, अबादान। अच्छा, एक त्रिपोली नाम का पोर्ट जो है लेबनान में भी है, तो अगर कहीं मान लो एग्जाम में त्रिपोली जो पोर्ट आए और लेबनान, लीबिया ना लिखा हुआ हो, तो आप लेबनान को भी चुन सकते हैं, क्योंकि लीबिया में तो त्रिपोली नाम का एक स्थान है ही, लेबनान में भी है, तो लेबनान भी आ जाए एग्जाम में तो उसको भी चुना जा सकता है अगर लीबिया नहीं लिखा हुआ हो तो लिख लीजिए साइड में, लीबिया, लेबनान में भी त्रिपोली नाम का बंदरगाह है, लेबनान में भी त्रिपोली नाम का बंदरगाह है। Tripoli port is also located in Lebanon. हाँ, also located in Lebanon. हाँ संतोष, सही कह रहे हो। हाँ सुमेर सिंह, सही है, राजधानी तो है ही, और लेबनान में किसी नाम का सेम शहर भी है, लीबिया की राजधानी त्रिपोली और लेबनान में भी ऐसा स्थान है। चलिए अब आगे लिखिए, अबादान एक रिफाइनरी बंदरगाह है, अबादान एक रिफाइनरी बंदरगाह है, अबादान इज अ रिफाइनरी पोर्ट, अबादान इज अ रिफाइनरी पोर्ट, रिफाइनरी बंदरगाह है। अब बात करते हैं आगे अन्य बंदरगाहों के। तो देखिए आपने रिफाइनरी पोर्ट जो गल्फ ऑफ पर्शिया में, अबादान तो मैंने पहले आपको मार्क भी करवाया था, शायद तेल के भंडार लिखे थे तब। अब बाकी जो पोर्ट्स हैं वो देखिए, मार्ग पत्तन क्या होता है, पैकेट स्टेशंस क्या होते हैं वो देखिए। मार्ग पत्तन मतलब बीच में रास्ते में आने वाला एक पोर्ट, जो किसी मतलब बड़ी रास्ता, जैसे आप होनोलुलु को देखें तो पैसिफिक ओशन में जब जाते तो बीच में वो विश्राम के लिए एक पत्तन है जहाँ रुक सकते हैं, जो एक मिडवे के जैसे काम करता है। तो इस तरह के जो पत्तन होते हैं उनको विश्राम पत्तन या मार्ग पत्तन कहते हैं। तो अदन जो है, गल्फ ऑफ एडन, लाल सागर की तरफ जब जाते हैं अंदर की तरफ लाल सागर में, उससे पहले आता है एडन पोर्ट, अदन की खाड़ी से वाले क्षेत्र में। तो अदन बंदरगाह जो है वो एक विश्राम पत्तन है, जब कोई लंबी यात्रा करके आता है जहाज बंगाल की खाड़ी वगैरह से, तो वहां थोड़ी देर के लिए हॉल्ट ले लेता है, रेस्ट कर लेता है, तेल वेल भरवा लेता है। तो अदन जो है वो एक बंदरगाह है। होनोलुलु पैसिफिक ओशन में इस तरह का विश्राम पत्तन है। सिंगापुर भी एक विश्राम पत्तन है। जब जापान वाली तरफ से कोई शिप आता है इधर तेल लेने के लिए सऊदी अरेबिया की तरफ, तो उस स्थिति में वो पत्तन बीच में सिंगापुर में रुकते हुए आता है, तो इसीलिए विश्राम पत्तन के ये उदाहरण है। फिर पैकेट स्टेशन या फेरी पत्तन क्या होते हैं? तो पैकेट स्टेशन ये होते हैं जैसे पुरानी समय में जो पत्र होते हैं, लेटर वगैरह, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए धावक रखे जाते थे, भागने वाले लोग। एक भाग के जाता है, उसको पकड़ाता लेटर, फिर वो आगे वाली यात्रा वो दूसरा व्यक्ति करता। इसी तरह से जो पोर्ट्स होते हैं जो पेयर्स में होते हैं या एक के साथ जुड़े होते हैं, जैसे मान लीजिए बहुत सारे आइलैंड्स हैं या बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज हैं रास्ते में, तो एक बंदरगाह यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ये सारे पैकेट स्टेशन हैं या फेरी पत्तन है। तो जहाज जो है वो बहुत बड़ी यात्रा नहीं करता, एक जहाज यहाँ तक आया, अब दूसरा जहाज जो है वो आगे लेकर जाएगा उस सामान को, तीसरा आगे और आगे लेकर जाएगा, चौथा। तो इस तरह से टुकड़ों टुकड़ों में यात्रा होती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। इसमें यात्री जो है वो भी जाते हैं, डाक आदि सेवाएं भी भेजी जाती हैं,
लंबे रास्ते को इस तरह से डिवाइड करने से वो छोटा हो जाता है, कई सेक्शंस में बंट जाता है। तो इस तरह की जो पोर्ट्स होते हैं, जो पेयर्स में होते हैं, जो बहुत सारे एक साथ चेन में होते हैं, उनको हम कहते हैं पैकेट स्टेशन या फेरी पत्तन। तो फेरी पत्तन में उदाहरण देखिए, इंग्लिश चैनल जो है उसमें एक तरफ यूके वाली तरफ एक बंदरगाह है, दूसरी तरफ फ्रांस वाली तरफ एक बंदरगाह है। तो दोनों पैकेट स्टेशन है, एक ने सामान यहाँ भेजा फिर दूसरा वहां भेजेगा, वैसे तो वहां दोनों के बीच में ज्यादा बड़ी दूरी है भी नहीं। तो पैकेट स्टेशन का उदाहरण है इंग्लिश चैनल के आर पार इंग्लैंड में डोवर बंदरगाह और फ्रांस में कैलिस या कैलाइस। ये मैंने कैलिस नाम का स्थान आपको लिखवाया भी था, शायद जिब्राल्टर जल संधि की थी तब। तो कैलिस और ये डोवर, ये दो पैकेट स्टेशन के उदाहरण हैं। तो इन दोनों को लिखते हैं, फिर आगे के दोनों जो पोर्ट्स हैं उनको और डिस्कस कर लेंगे। तो लिखिए पैकेट स्टेशन, फेरी पोर्ट्स, पैकेट स्टेशन या फेरी बंदरगाह। हाँ अच्छा, पहले मार्ग पत्तन लिखना था, हाँ सॉरी, मार्ग पत्तन लिखो पहले। निहारिका क्या कह रहे हो, फारस की खाड़ी में जाते समय ग्वादर पर भी विश्राम पत्तन। हाँ बट वो देखो कितने लोग जहाज जाते होंगे फारस की खाड़ी की तरफ, और अरब सागर से जब यात्रा करेंगे तो बहुत दूर नहीं है फारस की खाड़ी, तो उसको कहा तो जा सकता है बट वो इतना अभी डेवलप नहीं है। चलो हाँ राहुल लिखिए मार्ग पत्तन, विश्राम पत्तन, इसमें 3 उदाहरण लिखिए, अदन, होनोलुलु और सिंगापुर। पोर्ट ऑफ कॉल, इसको विश्राम पत्तन को इंग्लिश में कहते हैं पोर्ट ऑफ कॉल, पोर्ट ऑफ कॉल। और पोर्ट ऑफ कॉल के एग्जाम्पल हैं एडन, होनोलुलु और सिंगापुर। एडन, होनोलुलु एवं सिंगापुर। एडन को हिंदी में कहते हैं अदन, अदन, होनोलुलु और सिंगापुर। आगे लिखिए पैकेट स्टेशन या फेरी पत्तन, पैकेट स्टेशन, फेरी पोर्ट्स, पैकेट स्टेशन, फेरी पोर्ट्स, फेरी पोर्ट्स। चलिए फेरी पोर्ट्स, इसमें उदाहरण लिखिए, इंग्लिश चैनल के आर पार इंग्लैंड में डोवर तथा फ्रांस में कैलिस या कैलाइस। डोवर इन इंग्लैंड एंड कैलाइस और कैलिस इन फ्रांस। इंग्लैंड में डोवर तथा फ्रांस में कैलाइस, इंग्लिश चैनल में। हरमाना परिभाषा क्यों लिखनी है, परिभाषा अपने को समझानी थोड़ी, आपको समझ में आ गया ना बस। तो मेंस में नहीं लिखना, हमको प्री के हिसाब से करना है, तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए बस। तो इंग्लैंड में डोवर और फ्रांस में कैलाइस लिख लिया। अब लास्ट 2 पोर्ट्स बचते हैं, उनको देख लेते हैं। लास्ट जो 2 पोर्ट्स बचते हैं उसमें आप ये देखिए, ये वाला जो है आंत्रपो पत्तन और नौसेना पत्तन, इसको इंग्लिश में कहते हैं आंत्रपो। जैसे इंग्लिश में वो होता है ना वर्ड एंटरप्रेन्योर्स, तो उसको बोलते हैं ना एंट्रप्रेन्योर, तो वैसे ही ये आंत्रपो पोर्ट है। आंत्रपो पोर्ट का मतलब है एक ऐसा बंदरगाह जो कलेक्शन सेंटर हो, जहां पर आसपास के जो छोटे मोटे देश हैं वो सब अपना सामान भेज देते हो, जो भी निर्यात करना है या आयात वाला जो सामान है वो भी वहां एक साथ आता है, इकट्ठा होता है, और फिर जिस जिस देश में जो चीजें भेजनी है वो वहां भेज दी जाती हैं। जैसे सपोज एशिया का जो भी मटेरियल होता है, माल होता है, वो सारा एक जगह इकट्ठा होता है। एशिया के जो भी देश है, सपोज इंडिया को कोई जापान की तरफ भेजना है सामान, तो इंडिया जो है जरूरी नहीं है कि जापान तक इंडिया की ही शिप भेजे, इंडिया बीच में किसी पोर्ट में जैसे सिंगापुर और इस तरह के पोर्ट्स हुए तो वहां पर सामान ले जाकर कलेक्शन सेंटर में छोड़ सकता है, उनको किराया दे दे कि ठीक है हमारा ये सामान है, भिजवा देना वहां। तो वो सारा सामान एक साथ इकट्ठा होता है। जापान जाने वाला जहाज अलग अलग देशों के सामान एक साथ लेकर जाता है और वहां जाकर उतार देता है। तो इस तरह के जो कार्य होते हैं वो आंत्रपो बंदरगाह करते हैं, जो कलेक्शन सेंटर्स होते हैं जहां इकट्ठा होता है एक साथ सामान और फिर एक साथ भेजा जाता है। तो ये एकत्रण केंद्र है जहां विभिन्न देशों से निर्यात हेतु वस्तुएं लाई जाती हैं। सिंगापुर एशिया के लिए एक आंत्रपो पत्तन है। सो ये है। और रोटाडम जो है,
ये यूरोप के लिए है। और कोपेनहेगन जो है बाल्टिक सागर वाले क्षेत्र में एक आंत्रपोपत्तन है। तो आंत्रपोपत्तन के उदाहरण पूछ सकते हैं, प्री में आ सकता है, तो ये आंत्रपोपत्तन लिखना है। और नौसेना पत्तन क्या होता है? नौसेना पत्तन जहां नौसेना की वो जो होती है एक्सरसाइज वगैरह वो होती है, केवल नेवी के जो शिप्स होते हैं उनकी मेंटेनेंस रख रखाव वगैरह होता है, उसको नौसेना पत्तन कहते हैं। और उसमें इंडिया में है कोच्चि और कारवाड़ वाला जो है वो पत्तन इस तरह के उदाहरण है, खासतौर पर कारवाड़ वाला। सो इन दो पोर्ट्स के बारे में और लिख लेते हैं। तो लिखिए आंत्रपोपत्तन, आंत्रपो ENTREPOT, ENTREPOT, आंत्रपोपत्तन। उसमें लिखिए ये एकत्रण केंद्र होते हैं जहां ये एकत्रण, हाँ कोरियर सर्विस जैसे, ये एकत्रण केंद्र होते हैं जहां these are collection centers where these are collection centers where जहां विभिन्न देशों से निर्यात हेतु वस्तुएं लाई जाती हैं, जहां विभिन्न देशों से निर्यात हेतु वस्तुएं लाई जाती हैं, where the goods are brought from different countries, where the goods are brought from different countries लाए जाते हैं। फिर उदाहरण लिखिए सिंगापुर एशिया का, आप अब पूरा सेंटेंस लिखने की जगह डैश डैश लिख सकते हैं। सिंगापुर, सिंगापुर किसके लिए आंत्रपोपत्तन है? एशिया के लिए। सिंगापुर एशिया के लिए, रोटरडैम यूरोप के लिए, और कोपेनहेगन बाल्टिक क्षेत्र के लिए। सिंगापुर फॉर एशिया, रोटरडैम फॉर यूरोप, कोपेनहेगन फॉर बाल्टिक रीजन। कोपेनहेगन फॉर बाल्टिक रीजन। सिंगापुर एशिया, रोटरडैम यूरोप, कोपेनहेगन बाल्टिक क्षेत्र। चलिए लिख लिया। अब लिखिए नौसेना पत्तन, नौसेना पत्तन, नेवल पोर्ट्स, नौसेना पत्तन नेवल पोर्ट्स, नेवल NAVAL, नेवल पोर्ट्स। उसमें उदाहरण लिखिए कोच्चि तथा कारवाड़, कोच्चि एंड कारवाड़। ये क्वेश्चन कई बार ये आ जाता है कई बार क्वेश्चन के इंडिया का कौन सा नेवल पोर्ट है निम्नलिखित में से, खासतौर पे कारवाड़, क्योंकि कोच्चि तो एक कॉमन पोर्ट भी है, तो इसीलिए कारवाड़ वाला इंपॉर्टेंट है। चलिए ये हमने लिख लिया सब लोगों ने। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसी के साथ हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो प्री के लायक चीजें थी वो मोस्टली कर ली हैं। माना एनवायरमेंट वाला सेक्शन बचता है, उसी में 36 हॉटस्पॉट्स वगैरह आएंगे, वो बाद में देखेंगे। और मेंस वाला जो सेक्शन बचता है वो है GTS, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, भूवैज्ञानिक समय सारणी, उसको हम बाद में देखेंगे। और अब ये सब हम कर चुके हैं, तो अब हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के कुछ सेक्शन की। अच्छा आगे बात करें उससे पहले, जैसे आप लोगों के सवाल है कि कौन सी कॉपी में लिखें, क्या करें क्या नहीं करें, तो देखो B5 तक जो बैचेस हैं, तो एक तो F11 में तो देखो इंडियन ज्योग्राफी रुक रुक के अटक के बिल्कुल ऐसी हो गई है। तो इसीलिए F11 वाले स्टूडेंट्स अभी तो आप जो ले रहे हो वो ले ही रहे हो, बाद में मैं इंडियन ज्योग्राफी अलग से और स्टार्ट करूंगी, बट यहाँ इन क्लासेस में जो चैप्टर्स पढ़ा दूंगी वो वापस नहीं पढ़ाऊंगी, तो लेनी है ये क्लासेस, ठीक है। तो F11 पूरा हम इंडियन ज्योग्राफी शुरू से स्टार्ट करेंगे ताकि आपका कोई पुराना छूटा हुआ रिविजन वगैरह सब हो जाए। तो अब जो है ये F11 की स्थिति है। बाकी जो है F8, 9, 10 इनके सारी चीजें हो चुकी है, सिर्फ कुछ एक बैचेस में ये एग्रीकल्चर नहीं हुआ और इंडस्ट्रीज नहीं हुई, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज और ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ, परिवहन और आपके वो नहीं हुआ,
पॉपुलेशन वाला शायद कुछ एक बैचेस में नहीं हुआ है, तो वो हम इंडियन ज्योग्राफी वाला ये सेक्शन जो है ये अभी करेंगे, तो आपका बैचेस में ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। फिर बचता है बी वन बैच में ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट है, बट आपको अपडेटेड नोट्स के लिए आपको कनेक्टेड रहना है और क्लासेस लेनी है। B2 में हम लोग कर रहे थे, कहाँ पे हम क्लाइमेट कर रहे थे, क्लाइमेट हमारा पूरा हुआ नहीं था B2 में, तो B2 में जब भी क्लासेस अभी थोड़े टाइम बाद मैं अलग कर दूंगी, सेपरेट कर दूंगी बैचेस, उसमें B2 का क्लाइमेट वाला पार्ट शुरू कर देंगे। बट अभी B2 जो है अमित टॉपिक्स, एग्रीकल्चर, मिनरल्स, इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्ट, ये कॉमन में जो क्लासेस चल रही हैं उन्हीं के साथ कवर करेंगे, ठीक है। और बाद में जो उनका केवल क्लाइमेट वाला पार्ट बचता है वो मैं अलग से बाद में करवा दूंगी, B2 को 2-4 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा, तो B2 भी बैच ओवर हो जाएगा। फिर B3 से लेकर B5 तक, B3 से 5 तक यही अमित वाले टॉपिक्स नहीं हुए हैं और पॉपुलेशन वाला नहीं हुआ, वो मैं करवा दूंगी। और B6 से जो बैचेस हैं, B6 में मिट्टियों तक हुआ था, उसके आगे नहीं हुआ, तो B6 से लेकर B10 तक जितने भी बैचेस हैं उन सब के लिए शुरू से इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट होगी, और प्लस इसमें F11 भी इंक्लूडेड है। तो भाई जिसको जहां से लेनी हो वहां से शुरू कर देना क्लास लेना। कोई चैप्टर आपके पहले से हो रखा हो तो आपकी इच्छा है तो ले लेना रिवीजन के लिए, नहीं लेना है तो मत लेना, उस दिन क्लास छुट्टी हो जाएगी आपकी। तो ये इंडियन ज्योग्राफी हम स्टार्ट करेंगे। मेरा टारगेट है कि 11-12 अगस्त तक, मतलब सपोज 11 अगस्त ले लेते हैं, 11 अगस्त तक ये जो बैचेस हैं B5 तक, इनमें जो जो मेरे पार्ट्स बचे हैं वो मैं कंप्लीट करवा दूं, और 11 अगस्त के बाद 13-14 या 15 अगस्त के बाद से हम इंडियन ज्योग्राफी का सेक्शन स्टार्ट करेंगे, जो पूरे अगस्त तक, मतलब अगस्त का आधा महीना 15 दिन और सितंबर वाले महीने में पूरा कंप्लीट हो जाएगी इंडियन ज्योग्राफी। तो ये सब प्लानिंग है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये आप लोगों में से कुछ पूछ रहे होंगे कि हम कौन सी कॉपी में लिखें, क्योंकि स्थिति क्या है कि जैसे B7 और B8 वाले जो बैचेस हैं वो नदियों पर अटके हुए, B7 B8 नदी पर अटके हुए, बह रही हैं उनके नोट्स नदी के अंदर, तो वो नदियों पे अटके हुए हैं, कुछ लोग मिट्टियों में अटके हुए हैं, कोई कहाँ अटका हुआ है, कोई कहाँ अटका हुआ है। तो जो लोग भी बीच में अटके हुए इंडियन ज्योग्राफी के, आप उस कॉपी को, उस रजिस्टर को हाथ भी मत लगाओ। वो रजिस्टर मेरी गारंटी है, मैं पूरा भरवा दूंगी उसको, एक एक पन्ने को, तो उसको अभी रखो, चाहे वो कितना भी मोटा रजिस्टर हो, वो फिलअप हो जाएगा, क्योंकि आपको अभी जलवायु करनी है, बहुत सारी चीजें करनी है, वनस्पति करनी है, मिट्टियां करनी है, बहुत कुछ बाकी है इंडियन में। तो इंडियन में जो वो चीजें बाकी है उसके लिए वो आप रजिस्टर पूरा छोड़ दो, ऐसे कैसे। अब आप क्या करो, एक नया रजिस्टर बनाओ, थोड़ा पतला, ज्यादा मोटा नहीं, नया रजिस्टर बनाओ मीडियम साइज का, और उसमें ओनली जो ये प्री वाले टॉपिक्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, एग्रीकल्चर वगैरह, उनको लिखना शुरू कर दो। तो समझ में आ गया कि कौन सी कॉपी में लिखना है, नई कॉपी में लिखना है, फ्रेश न्यू कॉपी में लिखना है, ठीक है। और जिनकी इंडियन ज्योग्राफी चल रही थी, एंडिंग फेज में थी, उनकी तो कॉपी में जहां जगह हो वहां लिखे, लास्ट में जगह हो तो लिख ले, नहीं तो नई कॉपी बना ले। तो सबको क्लियर होगा कि कौन सी कॉपी में हमें लिखना है। तो अब हेडिंग डालें नई कॉपी में या अभी रफ कॉपी में, जिस भी जगह, एग्रीकल्चर, कृषि, एग्रीकल्चर कृषि की हेडिंग डालें। अच्छा, प्राची B10 वाले क्या करें? देखो B10 के ऑलमोस्ट फिजिकल ज्योग्राफी खत्म हो गई थी, हम चल रहे थे शायद उस पे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पे हम चल रहे थे, और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी वगैरह और ज्वालामुखी भूकंप और वो सब हमें करने थे, फिजिकल ज्योग्राफी का वो पार्ट जो मेंस में है। तो आपकी फिजिकल ज्योग्राफी की कॉपी को भी ऐसे कैसे पड़ी रहने दो, उसको भी मैं भरवाऊंगी, तो उसको छोड़ दो, आप नई कॉपी बना लो, ठीक है। B10 वाली भी नई कॉपी बना लीजिए, क्योंकि हम इंडियन ज्योग्राफी का सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब सभी लोग जो है नई कॉपी बना लें, और जिनके पास पुरानी कॉपी में जगह हो वो देख लें, और बाकी ठीक है। B9 वाले, अरे सबके लिए यही पॉइंट है, सब यहीं से स्टार्ट करो। हाँ, B9 वाले भी नई कॉपी बनाएं, ठीक है। गोविंद लाल, आरती, खुशी, वर्ल्ड ज्योग्राफी। B9 जो चल रहा था, B9 आप GTS कर चुके हैं, आपका भी GTS पे चल रहा था, हालांकि मैं GTS में दोबारा आपको अच्छे से और समझाऊंगी। तो B9 वाले जो GTS पे चल रहे थे, उस GTS वाली कॉपी को साइड में कर दो, उसको भी भरेंगे हम पूरा, तो उसको साइड में रखो, एक नई कॉपी बनाओ इंडियन ज्योग्राफी की, उसमें एग्रीकल्चर वगैरह टॉपिक स्टार्ट कर देना, ठीक है खुशी। और चलिए अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ, अब बस बहुत हो गया, ऑनलाइन बैचेस वालों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, सबका कंप्लीट हो जाएगा, ये हमारी गारंटी है ना। चलो, एग्रीकल्चर, कृषि, अब आगे बात करते हैं। और हाँ, जो अभी हरमाना बार बार बोली थी, मैम आपका कप जो है आपसे भी बड़ा है, अब बड़ा हो तो क्या मैं कॉफी नहीं पीऊँ, चाय नहीं पीऊँ? हाँ, हमारा कप ऐसा और तुम्हारा कप, वाह वाह, इतना सुंदर सुंदर कप है, क्यों नहीं पिए इसमें।
सो हरमाना छोटा हो बड़ा हो, वर्ल्ड वाली में ही कर ले। अरे भाई किसी में भी कर लो, आपकी इच्छा है। हाँ वर्ल्ड वाली में जगह बचती है तो कर लो, ये भी अच्छा आइडिया है। छोड़ दो जहां पे चल रहा था विजयश्री, मिनरल्स चल रहे थे, उसके आगे से लिखना शुरू कर दो, एक दो पेज छोड़ के। तो कृषि, एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में आप क्या जानते हैं एग्रीकल्चर के बारे में? जानते होंगे आप लोग तो बहुत कुछ, क्योंकि आप लोगों के गांवों में खेती होती है। तो एग्रीकल्चर के बारे में बहुत सी चीजें आप जानते हैं ऑलरेडी, बट कुछ चीजें हमें फिर भी डिस्कस करनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और कुछ शहरी बच्चों के लिए तो रबी खरीफ क्रॉप्स जो है वो भी बतानी पड़ेगी ना, तो वो सब चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमें ये डिस्कस करना है कि कोई भी फसल या जो भी क्रॉप्स उगती हैं, उन क्रॉप्स के लिए कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की जरूरत होती है, तापमान की। कुछ एक पर्टिकुलर रेनफॉल या वर्षा की स्थिति की आवश्यकता होती है। कई बार एग्जाम में सीधे ये क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल इतने इतने तापमान में इतनी इतनी वर्षा में उगाई जा सकती है, और फिर कोई ऑप्शंस होते हैं नीचे। तो ये आपको तापमान और वर्षा वाला पॉइंट क्लियरली समझ में आना चाहिए। तो किसी भी फसल को जो आवश्यक परिस्थिति चाहिए होती है ग्रोथ करने के लिए, विकसित होने के लिए, वो आवश्यक परिस्थिति क्या है? तो जितनी भी भारत में रबी की फसलें हैं, रबी क्रॉप्स को लगभग जो तापमान चाहिए होता है वो 15 से 20 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। 15 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर चाहिए होता है। और खरीफ की जो क्रॉप्स हैं, खरीफ क्रॉप्स को जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो 20 डिग्री से लगभग 30 डिग्री के बीच चाहिए होता है। 20 से 30 डिग्री के बीच में खरीफ क्रॉप्स को चाहिए होता है। बट खरीफ क्रॉप्स में एक अलग एक्सेप्शन है, बाजरा जो हमारे पश्चिमी राजस्थान में काफी उगाया जाता है। और वो बाजरा जब ही उगता है जब तापमान थोड़ा और ज्यादा हो, तो बाजरा को एक्स्ट्रा हॉट टेम्परेचर चाहिए। तो बाजरा को जो तापमान चाहिए होता है वो 35 डिग्री से या 35 डिग्री से ज्यादा या 35 डिग्री तक तो चाहिए ही चाहिए। तो वैसे तो कॉमन क्रॉप्स में होता है रबी और खरीफ में ये टेम्परेचर चाहिए। बाजरा थोड़ा स्पेशल है, उसको थोड़ा ज्यादा तापमान चाहिए। तो ये तो तापमान की स्थिति है फसलों के लिए। और अगर हम वर्षा की स्थिति की बात करें तो वर्षा की स्थिति को हम देखते हैं मैप के माध्यम से। ये तो गड़बड़ हो जाता है, ऊपर नीचे होता नहीं है। चलो वर्षा की स्थिति को अभी देखेंगे। ये तो तापमान की स्थिति है, टेम्परेचर। अब वर्षा देखिए, आपको पता है भारत में जब हम वर्षा की स्थिति देखते हैं तो तट से, कोस्टल रीजन से जैसे जैसे हम इंटरनल पार्ट में जाएंगे बारिश कम होगी, ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज तट पे आपको मॉइस्चर ज्यादा मिलता है, नमी ज्यादा मिलती है। और पूर्व भारत से जब आप पश्चिम भारत की तरफ जाते हो तब भी वर्षा कम होती। ये दो पॉइंट्स हमें लॉजिकली समझ में आते हैं। जिन्होंने इंडियन ज्योग्राफी नहीं भी स्टार्ट की है तो भी ये बेसिक पॉइंट है कि ईस्टर्न इंडिया में ज्यादा बारिश होती है, जैसे जैसे आप वेस्टर्न इंडिया की तरफ आते हो वैसे वैसे वर्षा में कमी आती है, वर्षा में कमी। ठीक है, ये पॉइंट हमें कॉमन पता है। और इसी कॉमन पॉइंट के बेसिस पर हम मैप के थ्रू इस चीज को समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो मैप के थ्रू अगर समझने की कोशिश करें तो ये जो असम और इस साइड वाला एरिया है जहां बारिश थोड़ी ज्यादा होती है, जैसे 200 सेंटीमीटर से ज्यादा, +200 सेंटीमीटर, असम और उसके आसपास वाले क्षेत्र, यहाँ पर जहां बारिश बहुत ज्यादा होती है 200 सेंटीमीटर से ज्यादा, वहां अक्सर चाय की फसल जो है, चाय की खेती की जाती है। तो चाय एक ऐसी फसल है जिसको 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश चाहिए। इसीलिए साउथ इंडिया में भी चाय का उत्पादन होता है, क्योंकि यहाँ कर्नाटक केरल वाले तटवर्ती क्षेत्र में भी 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है। 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश वाली और कौन सी फसलें हैं? तो चाय के अलावा कॉफी को भी बारिश ज्यादा चाहिए होती है। हालांकि पानी अटकना नहीं चाहिए, पानी आता रहे, बहकर चला जाए, वहां अटके नहीं, तो ये स्थिति चाहिए होती है। तो चाय, कॉफी, इवन रबड़ जो है उसको 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश की जरूरत होती है। तो चाय, कॉफी, रबड़ जैसी फसलों को 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा। और उसके बाद थोड़ा अगर हम पश्चिम की तरफ आए, थोड़ा सा वेस्ट में, थोड़ी बारिश कम होगी। तो 200 सेंटीमीटर से इधर आएंगे पश्चिम बंगाल उड़ीसा वाली तरफ, तो थोड़ी सी बारिश कम होगी, 150 से 200 सेंटीमीटर हो जाएगी। 150 से 200 सेंटीमीटर की जो स्थिति है वर्षा की, वो फेवरेबल होती है जूट के लिए, जूट और जूट के साथ साथ चावल के लिए। चावल और जूट जैसी फसलों को 150 से 200 सेंटीमीटर बारिश चाहिए। फिर और पश्चिम में आ जाते हैं तो यूपी वाला क्षेत्र आ जाता है। यूपी में जहां लगभग 125 सेंटीमीटर बारिश होती है, यहाँ गन्ने का उत्पादन अच्छा होता है। तो लगभग 125 जो सेंटीमीटर है वो गन्ने के लिए आवश्यक होती है। और थोड़ा पश्चिम में आ जाओगे तो ये पंजाब, हरियाणा और ये थोड़ा सा यूपी का पश्चिमी भाग आ जाएगा। यहाँ पर वीट का कल्टीवेशन होता है, गेहूं की खेती।
गेहूं को 75 से 100 सेंटीमीटर बारिश चाहिए होती है। तो गन्ना, फिर गेहूं, और अगर आप पश्चिम में चले जाओगे तो बारिश की मात्रा और कम हो जाएगी, जैसे राजस्थान में और कुछ एक थोड़ा हरियाणा वाले पार्ट में, इस तरफ जब बारिश और कम हो जाती है तो 50 सेंटीमीटर की वर्षा वाली स्थिति में जो फसलें उगती हैं वो है एक तो मोटे अनाज, इवन सरसों, बाजरा वगैरह, ये सब जो है बाजरा, सरसों, ये सब 50 सेंटीमीटर में उगने वाली फसलें हैं। फिर अगर आप नीचे आ जाएं गुजरात और महाराष्ट्र वाले इस तरफ, तो यहाँ पर जो बारिश होगी वो लगभग 50 से 100 सेंटीमीटर के आसपास इस एरिया में मान सकते हैं। तो गुजरात, राजस्थान के दक्षिणी भाग, महाराष्ट्र, इस पूरे एरिया में यहाँ जो बारिश होती है उसकी वजह से 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की वजह से कपास की खेती होती है, यहाँ कॉटन, यहाँ मूंगफली की खेती होती है। और आपको पता है ये जो अपने राजस्थान में है सदर्न वाला पार्ट, ये राजसमंद, उदयपुर वाला साइड, यहाँ मक्के का भी उत्पादन होता है, तो यहाँ मक्का प्रोड्यूस होता है। एमपी में इस 50 से 100 सेंटीमीटर बारिश वाले क्षेत्र में दालें वगैरह काफी उगती हैं, तो 50 से 100 सेंटीमीटर बारिश इन सब फसलों के लिए उपयोगी होती है। प्लस गुजरात में तंबाकू की जो खेती होती है वो भी 50 सेंटीमीटर वर्षा में होती है। तो वर्षा की स्थिति को आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप लॉजिकली थोड़ा सा टेक्निकली ऐसे सोच के लगभग भी अंदाजा होगा तो 4 ऑप्शंस में से आप क्लियर कर लेंगे, क्योंकि हर एक ऑप्शन के लिए हर एक गेहूं इतना टेम्परेचर चाहिए वो याद करने की जरूरत नहीं है, कॉमन पॉइंट्स होने चाहिए क्लियर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। प्लस कुछ फसलें ऐसी हैं जिनको बहुत कम तापमान बर्दाश्त नहीं होता, और स्पेशली सर्दियों में जो पाले की स्थिति होती है वो उसमें जीवित नहीं रह सकती है। तो कपास एक ऐसी फसल है, कॉटन, जो कि जिसको एक विशेष चीज चाहिए वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो कपास जो है जिसको हम कॉटन कहते हैं, कॉटन एक ऐसी फसल है जिसको 210 दिन फ्रॉस्ट फ्री चाहिए। फ्रॉस्ट फ्री मतलब पाला रहित 210 दिन चाहिए ताकि उस फसल का विकास हो सके। उस दौरान अगर पाला पड़ जाता है तो वो फसल उग नहीं पाती है। तो 210 पाला रहित दिन। तो अब ये कॉमन पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे, यही कॉमन पॉइंट्स हम लिखेंगे। तो आप सबसे पहले कृषि तो हेडिंग डाल ली आपने, अब आप लिखिए फसल के विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियां निम्नलिखित हैं। फसल के विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियां निम्नलिखित हैं। For the development of crop, for the development of, महेंद्र B9 वाले भी लिखना स्टार्ट करें, सब लिखेंगे, सारे बैचेस लिखेंगे। F7 से लेकर, F7 तो बंद हो गया, F8 से लेकर और B10 तक हर एक बैच के स्टूडेंट लिखेंगे, जिन्होंने कर रखा वो भी दोबारा लिखेंगे। फसल के विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियां निम्नलिखित हैं। फॉलोइंग आर द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ, फॉलोइंग आर द रिक्वायर्ड कंडीशंस फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। सबसे पहले लिखिए तापमान, टेम्परेचर, और तापमान में लिखें रबी और खरीफ के लिए अलग अलग लिखेंगे। सबसे पहले रबी के लिए लिखिए 15 से 20 डिग्री सेल्सियस, रबी की फसल 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। ये ओनली प्री के टॉपिक हैं, पर सभी लोग लिखेंगे, जगदीश, महेंद्र, रूपा, प्रियंका, पायल, पारुल, जो भी हैं सब लोग लिखेंगे, ठीक है, बार बार मत पूछो। रबी की फसल 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान, ये ओनली प्री का टॉपिक है। पर क्या आप बताओ B9 वाले बच्चे क्या प्री दिए बिना उनके पास कोई विशेष शक्तियां हैं या किसी से ऐसे खास संपर्क हैं कि प्री को यहाँ उलांघते हुए सीधे अपने मेंस में जाएंगे? तो फिर मेंस भी क्यों देते हो, सीधे अपने ज्वाइनिंग ही ले लो ना, है। प्री तो सब देंगे ना, ये लिखना है सबको, ये बदलने वाला नहीं है। 1 साल बाद ऐसा नहीं है कि रबी की फसल को थोड़ा ज्यादा या कम तापमान चाहिए होगा, यही चीज रहेगी।
ठीक है, तो लिखिए रबी की फसल 15 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस और खरीफ की फसल को 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान, 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान, खरीफ को 20 से, अच्छा 26 में नेहा हो गया है क्लाइमेट तक, अच्छा वेरी गुड, चलो ये तो रिलैक्सिंग आपने खबर सुनाई। हाँ, खरीफ में 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस और फिर लिखिए एक स्टार बना के अलग से, बाजरे की फसल को 35 डिग्री सेल्सियस ऐसी बातें मत बोलो शैलेंद्र, आज जिनकी खबरें छप रही है न्यूज में उनके साथ B9 वालों के कॉन्टेक्ट्स हैं। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे हैं, टाबर हैं, उनको पता नहीं भोले टाबर के क्या करना है क्या नहीं करना। चलिए लिखिए एक अलग से स्टार बना के कि बाजरे की फसल के लिए 35 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, 35 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। और इंग्लिश वाले भी लिख लें स्टार बना के, बाजरा और पर्ल मिलेट, पर्ल मिलेट requires 35 degree Celsius temperature, requires 35 degree Celsius temperature, रुको खुशी, तुम छुट्टियों में भी बड़ी नहीं हुई, रुक जाओ अभी। चलो अलग से एक और स्टार बनाओ, कपास की फसल को, कपास की फसल को विकास के लिए, कपास की फसल को विकास के लिए 210, कपास की फसल को विकास के लिए 210 पाला रहित दिनों की आवश्यकता होती है, 210 पाला रहित दिनों की आवश्यकता होती है। कॉटन क्रॉप रिक्वायर्स 210 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज। चलिए इसके बाद वर्षा की जो स्थिति चाहिए होती है उसके लिए हम मैप बनाएंगे और मैप में हम सारी चीजें मार्क करेंगे। तो सभी लोग इंडिया का मैप बनाएं, तब तक मैं जो 2-3 स्टूडेंट्स के डाउट्स हैं उनको मैं क्लियर करती हूँ। चलिए मेरे मैम शैलेंद्र पता होता, ओके B7 में भी क्लाइमेट तक हो चुका है, ठीक है, काफी बैचेस में क्लाइमेट तक हो चुका है, तो दैट मीन्स ठीक है, बहुत कुछ हो रखा है। तो भाई मैं ना इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करूंगी ये सब करवाने के बाद 11-12 अगस्त के बाद से, जिसको करनी हो वो कर लेना, स्वागत है। जिसको कोई कंफ्यूजन हो, कोई बीमार पड़ गया हो, छूट गया हो, किसी की कोई शिकायत ना रहे, सब कर लेना। अब खुशी जैसे नन्हे नन्हे टाबर जो B9 वाले हैं, B9 वाले बैच में जब हम लास्ट कोरोना काल में मिले थे तो GTS चल रहा था और GTS हमने शुरू कर दिया था फिजिकल ज्योग्राफी खत्म करते ही, तो आपकी फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है, GTS आपका लगभग हो चुका है और इसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी आपने कर लिया है। तो आप अगर सिलेबस देखेंगे तो आपकी लगभग काफी सारी चीजें हो गई है। और B9 वाले नन्हे नन्हे टाबर रविंद्र, विश्वजीत, खुशी, सुन लो ध्यान से, हाँ तो वर्ल्ड ज्योग्राफी हमने कर ली है, हमने GTS जो है कर लिया था क्लास में, लिख तो लिया ही था आपने, और समझा दूंगी मैं। फिजिकल ज्योग्राफी हम कर ही चुके हैं। अब आपके क्या बचता है, अब आपको उसी कॉपी के अंदर उसको जैसी है वैसी छोड़ देना है, क्योंकि उस कॉपी में हम बाद में माउंटेन्स कितने टाइप्स के होते हैं, प्लेन्स कितने टाइप्स के होते हैं, मैदान कितने प्रकार के होते हैं और पठार वगैरह कितने प्रकार के होते हैं, वो हम करेंगे बाद में। तो उस कॉपी को ऐसे के ऐसे छोड़ दो, छोड़ दो उस कॉपी को, नई कॉपी बनाओ, नई कॉपी। और नई कॉपी किसकी बन रही है, हमारी इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट हो रही है। तो कंफ्यूजन कहाँ है, ये कंफ्यूजन आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि आपकी फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई है B9 वालों, आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई है, अब आपके जो है इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट हो रही है। तो इंडियन ज्योग्राफी की नई कॉपी बनाओ और सबसे पहला चैप्टर जो आप पढ़ रहे हो इंडियन ज्योग्राफी में वो एग्रीकल्चर है, जो केवल प्री में आएगा, टॉपिक मेंस में नहीं आएगा। अब खुशी क्लियर है, एग्रीकल्चर के ब्रैकेट में लिख लेना प्री और सिलेबस चिपका लेना फर्स्ट पेज पे, ठीक है, ठीक है। चलिए अब जो है कोई डाउट नहीं होगा खुशी, अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो मेरे से।
बनाओ मैप बनाओ। चलिए बनाइए मैप। और अब आपको पता तो है कौन सा राज्य कहाँ है, तो यहाँ चाय लिखें और 200 सेंटीमीटर से ज्यादा, यहाँ 150 से 200 सेंटीमीटर लिखें, और इसमें 200 150 से 200 सेंटीमीटर में लिखें जूट और चावल। मैं आपके साथ बना रही हूँ मैप ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। जूट और चावल, जूट और चावल। फिर थोड़ा आगे यहाँ 125 सेंटीमीटर गन्ना, गन्ना मतलब शुगर केन। 75 से 100 सेंटीमीटर गेहूं, वीट, गेहूं। और फिर 50 सेंटीमीटर, और 50 सेंटीमीटर में छोटा मोटे अनाज, छोटे अनाज क्या मोटे अनाज, मोटे अनाज, सरसों, बाजरा वगैरह सब मोटे अनाज में आते हैं, ठीक है, सरसों। और फिर उसके बाद 50 से 100 सेंटीमीटर बारिश, इसमें मूंगफली, मक्का, कपास, दालें और तंबाकू। तंबाकू, तंबाकू को इंग्लिश में टोबैको कहते हैं, टोबैको। कपास, कॉटन को, ये पल्सेस। मूंगफली तो पता है ग्राउंडनट, और मक्का मतलब मेज। और यहाँ दक्षिण भारत में 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश वाले क्षेत्र में चाय, कॉफी, चाय, कॉफी, नारियल, नारियल भी उगता है यहाँ, नारियल और रबर। चलिए लिखिए, अब बना लो सब लोग। अरे B10 वालों को भी वही करना है। B10 में फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई है, उस कंप्लीट मतलब काफी हद तक हो गई है, तो B10 वाले फिजिकल ज्योग्राफी के रजिस्टर को साइड में रखें, एक नया रजिस्टर बनाए इंडियन ज्योग्राफी का। चलिए लिख लिया। अब जो है ये सब लोग लिख चुके हैं, इसके साथ आपको वर्षा समझ में आ गई तो ऊपर लिख लेना वर्षा। कहीं पता चले कुछ लोगों को ये नहीं समझ आया कि सेंटीमीटर है क्या, ये क्या फसल इतनी उगती है, इतनी ऊंची उगती है, क्या है। तो इसीलिए वर्षा रेनफॉल की कंडीशंस हैं, ये लिख लेना। रेनफॉल जनरली सेंटीमीटर में ही दर्शाई जाती है, जो बिल्कुल नन्हे मुन्ने टाबर है, सेंटीमीटर में, ठीक है। ये वर्षा और तापमान की स्थिति आपको समझ में आ गई होगी, याद भी हो गई होगी साथ के साथ। और अब हम आगे बढ़ते हैं। बन गया सबका मैप? चलिए चलिए मैप बन गया है। तो अब हम बात करते हैं, फसलें जो होती हैं तीन प्रमुख प्रकार की होती है मौसम के आधार पर। मुख्यतः तीन प्रकार की फसलें होती हैं, इनके नाम आपको पहले ही पता है, रबी, खरीफ और जायद। देखो रबी की फसल जो है वो सर्दियों में उगाई जाती है, खरीफ की फसल वर्षा ऋतु के समय उगाई जाती है और शरद ऋतु के समय लगभग उसको काटा जाता है। और शीत ऋतु की जो फसल होती है ये रबी वाली, ये शीत ऋतु में डेवलप होती है, बसंत आते आते इसको काटा जाता है। और बीच वाली जो सीजन होता है गर्मियों का, उस समय कुछ टाइम बचता है रबी और खरीफ के बीच में, जो गैप होता है उसमें जायद की फसल जो है उसको उगाया जाता है। और इसमें मेन फसलें कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं और कुछ स्टूडेंट्स कभी कभी कंफ्यूज भी हो जाते हैं चार ऑप्शंस में से, तो इनके नाम सीधे सीधे लिख लीजिए। तो रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बुआई, मतलब सोन इन अक्टूबर नवंबर, एंड रीप्ड
हार्वेस्टेड इन मार्च अप्रैल में हार्वेस्ट होती है, मतलब कटाई, इन मार्च अप्रैल। और फसलें हैं गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, मसूर, मेथी, तारामीर, ये सब नाम लिख लीजिए। महेंद्र, मैं आपके करवाऊंगी बाद में ये भूकंप और ज्वालामुखी हम लोग अलग से आपका B7-8 का अलग से बैच बना के उसमें करवाएंगे, ठीक है महेंद्र? अभी नहीं आएंगे, भूकंप ज्वालामुखी अभी नहीं करेंगे, पहले इंडियन करेंगे। हाँ पूजा, बिल्कुल सही है आपने जो कहा है। लिखो सब फसलों के नाम, और इंग्लिश वाले ये तरबूजे अरबूजे अंग्रेजी में लिख लेना। जल्दी लिखो। B6 के क्लाइमेट तक हो गया क्या? अभी किसी ने बताया था B6 का कहाँ तक हुआ है, बताओ। B7 का बताया कि B7 का क्लाइमेट तक कहाँ हो गया? B6 में कहाँ तक हुआ है, जल्दी कोई भी स्टूडेंट बता दे। B7 में कहाँ तक कोर्स हुआ है वो बताएं। B8 का मुझे ध्यान है, B9 का मुझे ध्यान है, 7-8 तो कंबाइंड ही थे, B10 का भी मुझे ध्यान है। 6 के बारे में बताएं। अलसी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? देखो मैं ढूंढ के बताती हूँ, आप उन्हीं को भी याद नहीं। 1 मिनट रुको, बताती हूँ। अलसी इन इंग्लिश, कहीं लेजी नहीं आ जाए। अलसी इन इंग्लिश, हम्म, हाँ अलसी को फ्लैक्सीड कहते हैं। हाँ अलसी का है फ्लैक्सीड, फ्लैक्सीड लिखो, FLAX, फ्लैक्सीड, फ्लैक्सीड। B7 B8 में नदी चल रही है, ठीक है, सुमेर सिंह ने बता दिया, सही बताया। और B9 का मुझे ध्यान है, B10 का मुझे याद है। B6 में कहाँ तक हुआ है? जलवायु कंप्लीट हो गया किरण? B6 का जलवायु कंप्लीट हो गया क्या किरण, आप बताएं। चलिए फ्लैक्स सीड लिख लिए सबने, फसलें लिख लीजिए, तब तक मुझे किरण और बाकी लोग बता रहे। हाँ फ्लैक्स सीड, वेरी गुड राजपाल, मनीषा, सिम्मी। किरण बताइए B6 में कहाँ तक हुआ है? जलवायु पूरी हो गई, कोपेन वगैरह हो गया? कोपेन शुरू हुआ है था B6 में, ओके ठीक है। B6 में कोपेन शुरू हुआ था, कोपेन कंप्लीट करना है, ठीक है। B6 का मुझे समझ आ गया क्या था, ओके। हम्म, ये तो ऑलमोस्ट काफ़ी सारे बैचेस 11-12 अगस्त तक कंप्लीट हो जाएंगे। B6 का भी हो रखा है काफ़ी, केवल बचेंगे B7-8-9-10, जिनको मैं चारों बैचेस को एक साथ लेके इंडियन ज्योग्राफी शुरू शुरू से शुरू करूँगी, स्टार्टिंग से, और F11 को भी स्टार्टिंग से स्टार्ट करवाऊंगी। चलिए अभी लिख लिया सबने? चलिए लिख चुके। अब हम बात करते हैं, फसलें लिख चुके हैं आप, और ये हर जगह होती है। आपको राजस्थान ज्योग्राफी में भी सर ने लिखवाई होंगी, जिनकी हो चुकी है राजस्थान ज्योग्राफी, जिनकी नहीं हुई है उनको भी सर लिखवाएंगे आगे, तो ये राजस्थान ज्योग्राफी में भी करोगे, कॉमन पॉइंट्स है। चलिए लिख चुके आप। अच्छा, जायद की फसल में मेनली ये जो होती है सब्जियां और फल वगैरह यही उगाए जाते हैं, ककड़ी वगैरह और ये सब। अब देखिए ये सब तो फसलों के प्रकार हमने देख ही लिए।
पर कुछ जगह जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, असम वाला साइड हो गया, जहाँ चावल का उत्पादन ज्यादा होता है, जहाँ बारिश भी ज्यादा होती है, वहां साल में 3 फसलें प्राप्त की जाती है चावल की। और 3 फसलें जो चावल की प्राप्त करते हैं, उसमें जो चावल उगता है अलग अलग समय में, अलग अलग ऋतु में, उस चावल की वैरायटी को अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब जो है 3 वेराइटीज हैं चावल की, 3 प्रकार या 3 किस्में हैं वेराइटीज ऑफ राइस, क्योंकि साल में 3 उगते हैं तो हर सीजन का अलग अलग राइस का नाम है। तो ये है, एक तो नाम है ओस, फिर एक है अमन और एक है बोरो। तो ओस जो है ये समर के अंदर, मतलब ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है ये फसल, और मानसून से पहले इसको काट लेते हैं, प्री मानसून वर्षा प्राप्त करके, और फिर ये हार्वेस्ट कर ली जाती है ऑटम सीजन या शरद ऋतु के समय। तो ये आपसे ओस अमन बोरो के क्वेश्चंस कई बार प्री में आए कि इनका संबंध कौन सी फसल से है, कौन सी कब उगाई जाती है, कब काटी जाती है, और ये कहाँ पर ये ज्यादा होती है, इस तरह की चीजें। असमन बोरो वाली फसलें पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम की तरफ जो है ज्यादा ग्रो की जाती है, क्योंकि वहां पे साल में 3 बार इस तरह की चावल की खेती होती है। तो लिखिए इसके बारे में सीधा सीधा। चावल की किस्म, चावल के प्रकार, वेराइटी ऑफ राइस, वेराइटी ऑफ राइस, चावल की किस्म, और उसमें एक इंट्रोडक्शन लाइन लिख लीजिए। पूर्वी भारत में, पूर्वी भारत में एक वर्ष में, पूर्वी भारत में एक वर्ष में, एक वर्ष में चावल की 3 फसलें प्राप्त की जाती हैं। चावल की 3 फसलें प्राप्त होती हैं। इन ईस्टर्न इंडिया, in 1 year 3 crops of rice are obtained. Three crops of rice are obtained, प्राप्त की जाती हैं, जो निम्नलिखित हैं। तो ये 3 किस्में हैं जो अलग अलग ऋतु में प्राप्त होती हैं। उसमें सबसे पहले लिखिए ओस, ओस। चलिए लिखिए ओस के बारे में। मॉनसून पूर्व वर्षा के दौरान ग्रीष्म ऋतु में बुआई। महेंद्र क्या करें, ये गलत। ओके महेंद्र, तो आपकी अलग से कर देंगे, कोई बात नहीं। महेंद्र, आप लोगों की क्लास अलग से लगवा देंगे, ठीक है। नदी से करना है ना आपके, तो आपका वेस्ट नहीं होगा टाइम। ओके, हैप्पी महेंद्र? सुमेर सिंह, महेंद्र हैप्पी? चलो, और अब जो है लिखिए, मॉनसून पूर्व वर्षा के दौरान ग्रीष्म ऋतु में बुआई तथा शरद ऋतु में कटाई, तथा शरद ऋतु में कटाई। सोन इन समर along with pre-monsoon rains, sown in summer along with pre-monsoon rain, along with pre-monsoon rains, and harvested in autumn season. ओके हरी, ठीक है। sown in summer along with pre-monsoon rains and harvested in autumn season, and harvested in autumn season, autumn season। दूसरा लिखिए अमन, अमन, अमन में लिखिए sown in rainy season, sown in rainy season and harvested in winter season। अमन के बारे में लिख रहे हैं, sown in rainy season and harvested in winter season। वर्षा ऋतु में बुआई तथा शीत ऋतु में कटाई, वर्षा ऋतु में बुआई तथा शीत ऋतु में कटाई, शीत ऋतु में कटाई। और बोरो के बारे में लिखिए, बोरो लास्ट, सोन इन विंटर, सोन इन विंटर, शीत ऋतु में बुआई, शीत ऋतु में बुआई तथा बसंत ऋतु में कटाई, शीत ऋतु में बुआई तथा बसंत ऋतु में कटाई।
sown in winter and harvested in spring season. Harvested in winter season. Spring season. Sown in winter and harvested in spring season. Sown in winter and harvested in spring season. चलिए अब हम आगे लिखते हैं। तो ये ओसमन बोरो आपने देख लिया। अब जो है एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो होता बहुत सारे टाइप्स का है, बट इस तरह से आपसे टाइप्स नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में। एग्जाम में जो कभी कभी प्रश्न बनते हैं वो कई बार ये बन जाता है कि मिश्रित कृषि में क्या क्या सम्मिलित होता है, ऐसा क्वेश्चन बन जाता है। या फिर क्वेश्चन बनता है कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो है, स्थानांतरण कृषि, इसके विभिन्न नामों को राज्यों से या फिर देशों से मैच कीजिए, तो वो क्वेश्चन बनता है। तो ये क्लासिफिकेशन सिर्फ आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू समझाने के लिए कि एग्रीकल्चर कौन कौन से टाइप्स का होता है वो इसलिए है। इसमें ये मिक्स्ड एग्रीकल्चर पूछा गया है कभी कभी एग्जाम में, और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर तो पिछली बार भी पूछा गया था। तो कृषि को अगर हम डिवाइड करें तो दो बड़े भागों में विभाजित कर सकते हैं, एग्रीकल्चर को क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो होती है सब्सटेंसिव एग्रीकल्चर, जिसे कहते हैं निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि में जो किसान होता है उसका उद्देश्य बस ये होता है कि उसके भरण पोषण जितना वो कमा ले, या तो खेती से या फिर इतना अनाज उत्पन्न कर ले कि उसके घर के लिए खाने की व्यवस्था हो जाए। तो ये जो कृषि होती है ये सिर्फ निर्वाह करने के लिए खेती की जाती है। तो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर का मेन टारगेट निर्वाह होता है कि किसी तरह से मतलब जीवन जो है वो निकल जाए और खाने पीने की व्यवस्था हो जाए। बहुत बेसिक कृषि होती है। इसमें ना तो जमीन ज्यादा होती है किसान के पास, ना टेक्नोलॉजी ज्यादा होती है, ना ही पैसा ज्यादा होता है किसान के पास। वो बेचारा गरीब किसान जो है बस अपना भरण पोषण कर लेता है, इतना ही करता है। अब सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में, निर्वाह कृषि में, दो तरह की निर्वाह कृषि होती है। एक तो होती है गहन निर्वाह कृषि और एक होती है आदिम निर्वाह कृषि। गहन या इंटेंसिव एग्रीकल्चर जो है ये जनरली वहां किया जाता है जहां भूमि बहुत छोटी होती है, लिमिटेड होती है, और किसान को बहुत ज्यादा मतलब अपने परिवार के भरण पोषण के लिए एक से ज्यादा बार उस भूमि में जुताई करनी पड़ती है या उस भूमि में फसल उगानी पड़ती है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर में क्या किया जाता है, एक छोटी सी भूमि पर साल में एटलीस्ट 2 बार या कई बार 3 बार फसलें उगाई जाती है। जैसे ये वाली जो है रबी, खरीफ और जायद, सारी फसलें उगाई जाती है। पूरे साल भर जो भूमि है उसको पूरा यूज कर लेते हैं, उसको लैंड को छोड़ते ही नहीं, सांस लेने के लिए या रीडेवलप होने के लिए उसको मिट्टी को छोड़ा ही नहीं जाता। एक फसल उगाई, काटी, फिर दूसरी उगाई, फिर काटी। तो ऐसी जो खेती होती है उसको कहते हैं इंटेंसिव एग्रीकल्चर। इंटेंस प्रेशर डाल देते हैं भूमि के ऊपर, लैंड के ऊपर, उसको फ्री नहीं छोड़ते। तो गहन निर्वाह कृषि कहलाती है वो। और दूसरी होती है आदिम। आदिम या प्रिमिटिव एग्रीकल्चर जो है ये जनजातीय लोग करते हैं। ट्राइबल पीपल जो अपने पुराने परंपरागत तरीके जो उनके चलते आए हैं उन तरीकों को अपनाते हुए, उन टूल्स को यूज करते हुए इस तरह की खेती करते हैं। और ये जो ट्राइबल लोग होते हैं ये दो तरह की खेती करते हैं, जनजातीय लोग। एक तो स्थानांतरण कृषि, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, एक चलवासी कृषि या नोमैडिक एग्रीकल्चर। स्थानांतरण कृषि में क्या करते हैं, वो कहीं पे भी कोई एक भूमि, चाहे वो वन क्षेत्र हो, उस वन क्षेत्र को काट के और साफ कर देते हैं। वहां कितने भी पुराने, कितने भी अच्छी अगर पेड़ उगे हुए, उन पेड़ों को काट के और हटा देते हैं वहां से, और उस एरिया में पेड़ की जो जड़ें वगैरह बचती हैं, बाकी चीज बचती है, उसको जलाकर और पूरी लैंड को साफ कर लेते हैं। फिर उस छोटे से लैंड के पैच में, उस हिस्से में खेती करते हैं। 2-4 साल तक वहां खेती करते हैं। जब तक भूमि उपजाऊ रहती है तब तक उसको यूज लेते हैं खेती में के लिए। बाद में जब भूमि में पैदावार कम होने लगती है तो वो और आगे कहीं चले जाते हैं, फिर आगे जाकर किसी और जंगल के क्षेत्र को काट के अपनी भूमि प्राप्त करते हैं। तो जनजातीय लोग इस तरह की शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते हैं। ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या स्थानांतरण कृषि पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदायक होती है, क्योंकि इससे वन क्षेत्र जो है वो कट जाते हैं, काटे जाते हैं, और प्लस पैदावार जो है, जमीन की उर्वरता कम कर देते हैं। ये एक ही जगह बार बार खेती करते रहते हैं। तो ये खेती जो है ये काफी नुकसानदायक होती है। परंतु इस खेती के बहुत सारे अलग अलग नाम होते हैं, हर राज्य में अलग नाम है, हर देश में इसके अलग नाम है, और उन नामों से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें से क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, जैसे हमारे उत्तर पूर्वी जो भारत है उसमें झूमिंग कृषि होती है, झूमिंग एग्रीकल्चर। और राजस्थान में जो है ये वालरा कृषि होती है। वालरा कृषि को भी 2 भागों में बांटा जाता है, दजिया और चिमाता। तो ये जो होती है जनजातीय खेती, इनसे रिलेटेड जो नाम है इनके, उनसे क्वेश्चंस बनते हैं। वो नाम मैं अभी आपको लिखवाऊंगी। फिर एक होती है चलवासी कृषि। जो जनजातीय लोग होते हैं वो चलवासी कृषि भी करते हैं। जो शुष्क क्षेत्र होते हैं, जहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं होती ज्यादा, वहां पे भी जनजातियां रहती है। जैसे सहारा मरुस्थल में भी जनजातियां हैं, हमारे कई जो है राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में भी जनजातियां हैं।
तो वो जनजातियां खेती नहीं कर सकती, तो फिर वो क्या करती हैं, वो पशु पालते हैं और पशुओं को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते हैं। तो वो ट्रेवल करते हैं, कहीं रुकते नहीं। तो ऐसी खेती जिसमें पशुओं को पाला जाए और एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहे उनको लेकर, घुमंतु जो लोग होते हैं उनको, वो चलवासी कृषि करते हैं, नोमैडिक एग्रीकल्चर। फिर दूसरा जो टाइप है एग्रीकल्चर का, ये तो केवल सबसिस्टेंस, निर्वाह के लिए किया जा रहा था। ये एग्रीकल्चर ऐसा होता है जो बहुत बड़े लेवल पर व्यापारी लोग करते हैं, पैसे वाले लोग करते हैं, बहुत सारा कैपिटल लगाते हैं, पैसा लगाते हैं खूब खेती में, खूब बड़ी भूमि होती है उनके पास, खूब रासायनिक उर्वरकों का यूज करते हैं, खूब खाद वगैरह डालते हैं और बहुत बड़े स्तर पर उत्पादन करते हैं। और उनके उत्पादन करने के पीछे जो उद्देश्य होता है वो होता है व्यापार। उनको खाने पीने की कोई कमी नहीं होती, उनको निर्वाह नहीं करना खुद का, उनको तो पैसा कमाना, बिजनेस करना है। बड़े लेवल पर ऐसी जो खेती होती है उसको कमर्शियल एग्रीकल्चर कहते हैं। कमर्शियल एग्रीकल्चर 3 तरह से किया जाता है। एक तो खाद्यान्न कृषि, जिसमें फूड क्रॉप्स जो होती है, अनाज वगैरह, सीरियल्स वगैरह, ये उगाए जाते हैं, जैसे गेहूं, चावल, इन सब का उत्पादन होता है। दूसरी होती है रोपण कृषि, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, जिसमें रबड़, कॉफी, चाय, इन सब की फसल जो है वो उगाई जाती है, इन सबको उगाया जाता है, इनसे बहुत ज्यादा पैसा प्राप्त होता है। आपको पता होगा कई लोगों के असम में टी एस्टेट्स हैं और वो बहुत पैसे वाले लोग हैं। और मिश्रित कृषि जो करते हैं कमर्शियल लेवल पे, इसमें खेती के साथ साथ, इसमें एग्रीकल्चर के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, एनिमल्स को भी पाला जाता है। और एनिमल्स जो ये पालते हैं, ये ऐसे जनजातियां जैसे लोग, जो लोगों जैसे ऐसे घूमते नहीं फिरते, ये क्या करते हैं, पूरा प्रॉपर पोल्ट्री फार्म स्टैब्लिश करेंगे, पूरी प्रॉपर एक जो है फार्म, कैटल्स वगैरह के लिए मवेशी फार्म्स वगैरह वो अच्छे से प्रॉपर स्थापित करते हैं, बहुत बड़े लेवल पे, हजारों गायें होती हैं, खूब सारी बकरियां होती हैं, बहुत बड़े लेवल पे इनका प्रोडक्शन होता है। तो ऐसी खेती जिसमें खेती और पशुपालन दोनों किया जाता है उसको कहते हैं मिश्रित कृषि। तो ये एग्रीकल्चर के डिफरेंट टाइप्स हैं। इनमें अब हम स्थानांतरण कृषि के नाम देखेंगे। हम नाम देखें उससे पहले ही आप ये फ्लो चार्ट बना लीजिए, फिर हम नाम लिखेंगे स्थानांतरण कृषि के। हाँ, कैश क्रॉप्स उनको कह सकते हैं, ये जो रबड़, कॉफी वगैरह है, ये कैश क्रॉप्स है, सीधा बेचो और पैसा आता है। हाँ, 1 साल में कंप्लीट हो जाएगी भर्ती, इसलिए तैयारी करो। अरे तो नरेश, ऐसा क्या, मैं ऐसा ही जैसा क्या पढ़ा रही हूँ, ज्यादा तेज पढ़ा रही हूँ? अरे इसमें कुछ जो चीज बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है उसको मैं थोड़ा ऐसे पढ़ा रही हूँ। केवल प्री का टॉपिक है, अपने कौन सा मेंस में जाके लिखना है, वो चीजें लिखनी है जो एग्जाम में आएंगी। ठीक है, और धीमे हो जाऊंगी नरेश, मेरे को क्या है, आनंद की प्राप्ति। लिखो, धीरे धीरे लिखो, मैं व्हाट्सएप चैटिंग कर लेती हूँ। इतना ही धीरे लिखोगे तो क्या ही करूंगी, मूवी देख लूँ बीच में। 20 में वापस स्टार्ट करना। देखो, मैं वापस स्टार्ट करूंगी, जितने लोगों को कनेक्ट होना हो, देखनी हो, वो आपकी इच्छा है। चलो, अब लिख लिया, बनाया फ्लो चार्ट। ठीक है गोविंद, कल पढ़ाना, मुझे पता है, बट ये लिख लो आप अभी, उसके बाद बाकी चीजें भले ही कल कर लेंगे, ये तो लिखो एटलीस्ट। लिख लिया? बनाया फ्लो चार्ट सबने? हाँ, डन डन डन, गुड विजयश्री, विजयराज। हाँ, चलिए, अब जो है ये आपने बना लिया, और आज जो मैं पढ़ा रही हूँ ये आपको जल्दी लग रहा है, वरना
मेरे को कोई खास मैंने ज़्यादा स्पीड से नहीं पढ़ाया है, और आपको ये इसलिए जल्दी लग रहा है क्योंकि आपके मन में ना ऐसे वो हो रखी है उथल पुथल, क्योंकि आपको टेस्ट की टेंशन हो रही है, आपको बीपी हाई टेस्ट की वजह से हो रखा है, इसलिए आपको सब चीजें जो है ना दुनिया में ऐसे लग रही है पता नहीं क्या ही हो रहा है। तो टेस्ट की इतनी टेंशन मत लिया करो कहीं पे, मतलब टेस्ट का बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हो, एग्जाम आएगा तब पता नहीं क्या होगा। कई कई लोग एग्जाम सेंटर में जाके उनको डिहाइड्रेशन हो जाता है, बेहोश हो जाते हैं, चक्कर आ जाते हैं, वैसी हालात ना हो आपको। ठीक है, तो थोड़ी आदत डालो, कंफर्टेबल रहा करो। टेस्ट ही तो हो रहा है, कौन सी ऐसा कि दुनिया लुट जाएगी खराब नंबर आएंगे तो टेंशन मत लो। ठीक है, आज यही लिखो, और मैं बिल्कुल स्लो ही पढ़ा रही हूँ, और आपके भले के लिए जितना स्पीड चाहिए उतना स्पीड रख रही हूँ। सबका सोचो ना, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, सबके हिसाब से पढ़ाना पड़ता है। बट चलो कोई नहीं, बाकी चीजें हम कल कर लेंगे, आप राजी रहो। इनको पता नहीं क्यों फास्ट लग रहा है, हमें तो स्लो लग रहा है। हाँ मुकेश, मुझे खुद को भी लगता है कि मैं जितना टारगेट करके आई थी मैं उतना तो पढ़ा ही नहीं सकी। प्लस आपने तो आधे टाइम तो मेरी क्लास भारत को आजाद करने में लगा दी है। आप तो भारत को आजाद करे थे, मेरी क्लास का टाइम खा गए आप लोग। चलो बाकी चीजें जो हैं हम भले ही कल कर लेंगे। अभी आप टेस्ट का जो है प्रिपरेशन कीजिए, और कल मैं आपको बाकी चीजें ये लिखवा दूंगी, नाम वगैरह। ओके, तो चलिए, ओके, बाय, थैंक यू। सही स्पीड है शुभम, गुड।